सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज में आज इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमी इशू का जो करंट अफेयर्स में उसको कवर करने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है भारत में असमानता की क्या स्थिति है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखेंगे, फिर गिग वर्कर्स को देखेंगे और जो भारत में नदी जोड़ो परियोजना है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज़ादी मिले हम लोग को लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस 75 ईयर्स में हमारी हमारी क्या उपलब्धियां रही है, क्या अचीवमेंट रहा है और क्या क्या कमियां रह गया है, इन सब पर भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। 70 बीपीएससी मेंस अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मे बी आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो जीएस पेपर फर्स्ट के करंट के सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है, या जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन बी होता है जिसमें कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछता है वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। या इवन जब आप कभी निबंध या एसे लिखेंगे अगर आर्थिक मुद्दे पर या किसी और मुद्दे पर, खास करके भारत के मुद्दे पर, तो वहाँ भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत में जो असमानता का भी हाल ही में रिपोर्ट जो ऑक्सफैम इंडिया करके आया है उसका जो टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, ठीक है। नाम रिपोर्ट में जो है ना, इसमें क्या देखिए मेनली क्या कहा गया है आपका कि भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है बल्कि सर्वाधिक असमानता वाले देशों में भी एक है। दोनों बात एक आता है, ठीक ना। तो यही की टर्म बना में भी आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए इम्पोर्टेंट इस रिपोर्ट का क्या बात है, जो कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ ऐसे आ जाए कि आज़ादी के 75 साल में हमने क्या नहीं सीखा या हमने क्या प्राप्त किया, तो जब भी कभी आप ये सब चीज़ लिखें तो इसमें आप ये जिक्र कर सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत ही ज़्यादा है। कहीं कहीं एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो भारत में सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है। इसके जस्ट विपरीत देश की आधी आबादी के पास केवल 3% ही संपत्ति है। तो कितना ज़्यादा आर्थिक असमानता हमारे देश में है, यहाँ पे डेटा जो है ना आप ले सकते हैं। और जब हम बात करते हैं समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का, जब भी कभी आप समावेशी विकास का टॉपिक में अगर कभी आ जाए जीएस में लिखने के लिए, तो आप ये बतावें कि हमारे इस समावेशी विकास के सामने ये बड़ी चुनौतियाँ हैं, ठीक ना। फिर इसमें ये कहा गया है कि वेतन वाले रोजगार में लगे 60% पुरुषों की तुलना में केवल 19% महिलाएं ही नियमित वेतन भोगी है। मतलब कि यहाँ पे मेल फीमेल के लेवल पे भी आपको काफ़ी सारा विभाजन या डिवीजन दिखाई हमको पड़ता है। फिर इसमें ये भी कहा गया कि खाद्य मुद्रास्फीति में 1% की अगर वृद्धि से अल्पोषण में 0.5% की वृद्धि तथा शिशु और बाल मृत्यु दर में भी 0.3% की वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें जो है ना आप जरूर लिखें, जो भी आर्थिक असमानता का डेटा मैं आपके सामने दिखाया। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया हमारा जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है इसमें भी काफ़ी असमानता है। अर्बन एरिया में जो है पर कैपिटा इनकम कुछ ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पर कैपिटा इनकम काफ़ी क्या यहाँ पे कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक भारत बनता जा रहा है और एक इंडिया बनता जा रहा है। अगर ऐसे में एक बार यूपीएससी में पूछा भारत के द्वंद्व, तो भारत के द्वंद्व सब में ये सब आप बात लिख सकते हैं। शहरीकरण का मुद्दा है, ग्रामीण मुद्दा है, और भी कई तरह के इशू है जो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका रिपोर्ट में फैक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर आपको और कुछ इसमें अगर लिखना हो, अगर टॉपिक आ जाए मेंस एग्जाम में, आखिर ये जो असमानता का क्या मेन कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण तो हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक कारण ये है कि ब्रिटिश कालीन कंपनी जो हमारे यहाँ ब्रिटिश जो आया और 200 वर्षों तक जो शोषण किया आर्थिक शोषण, उसका प्रभाव हमको आज भी दिखाई पड़ रहा है। एक तो कारण वो, दूसरा प्राकृतिक जो कारण ये है कि जो है ना हमारे देश में संसाधन का असमान वितरण, चाहे रिसोर्स के लेवल पे हो जाए तो असमान वितरण है। कुछ तटीय राज्य में ज़्यादा अमीर है, कुछ लैंडलॉक जो स्टेट है गरीब है, ठीक ना। किसी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, किसी जनसंख्या कम है। तो ये सब जो है ना कई तरह का असमानता है, असमान वितरण है, जनसंख्या का हो, संसाधन का हो, जिस वजह से जो है ना एक असमानता हमको दिखाई पड़ती है। आर्थिक कारण में यहाँ ये है कि जो व्यापार है, ट्रेड है, उसमें भी जो है ना कुछ राज्यों की भागीदारी ज़्यादा है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इन सब राज्यों की जो है ना व्यापार में भागीदारी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ
तटीय राज्य है, वहाँ व्यापार करना ज़्यादा सुगम या आसान है। और एक है कि सामाजिक या सोशल फैक्टर में ये है कि एजुकेशन का रेट हो जाए या स्वास्थ्य की सुविधाएं हो जाए या शहरीकरण का रेट हो जाए, ये सब का भी कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इस तरह की आपको आर्थिक असमानता दिखाई पड़ेगी। गरीबी की संख्या, बेरोजगारी है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लैंड लेस मतलब कि भूमि नहीं है लोगों के पास, ये सब हमको आर्थिक असमानता की तरफ जो है भारत को बढ़ाता है। तो ये इसका हो गया कारण। अब जो जिस तरह से असमानता हमारे देश की बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या पड़ सकता है। देखिए, अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हम करते हैं, आर्थिक प्रभाव की हम बात करते हैं, तो गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। कुछ लोग के ही पास रुपया संपत्ति जमा होगा और बाकी लोग गरीब हो जाएंगे। अपर एंड लोअर क्लास का हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ आपका बेरोजगारी में भी हो सकता है वृद्धि। सोशल में देखिए क्या प्रभाव पर समाज में क्या पड़ता है, आर्थिक असमानता सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देगा, जातीय हिंसा होगी, लैंगिक असमानता होगा, और हेल्थ और शिक्षा की कहीं ना कहीं आपका कमी हो जाएगा। पॉलिटिकल अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, क्योंकि गरीबों को लुभाने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि चुनावी फीवरेज की संख्या मतलब कि बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। आरक्षण की मांग बढ़ सकती है और बढ़ा भी है यहाँ पे। और अन्य खतरे देखिए क्या, नक्सलवाद का मामला बढ़ सकता है, आतंकवाद का मामला बढ़ सकता है, क्षेत्रता का मामला बढ़ सकता है। ये सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती है, क्योंकि बेरोजगार या गरीब लोगों को इन सब चीज़ों में झोंकना थोड़ा सा आसान है। और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण प्रदूषण का भी समस्या हो सकता है। ये सब कहीं ना कहीं प्रभाव आप इतना डायमेंशन में लिखेंगे। देखिए, मैं बहुत सा लेक्चर ऑलरेडी लिया हूँ यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो मैं देखिए बार ये बोलता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सिर्फ उसके कई सारे डायमेंशन को ओपन कीजिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही है, जैसे संथाल विद्रोह ही पूछा, तो उसमें 4 डायमेंशन, क्या कारण था, कैसे कैसे उसका गतिविधि हुआ, उसका क्या नेचर था, इसका क्या उसका प्रभाव पड़ा, ये 4 पॉइंट लिखे ना, आपको 5 नंबर मिलेगा। या अगर GS2 में ही अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर न्यायिक समीक्षा को लेकर पूछा है, या न्यायिक स्वीकृता को लेकर पूछा है, या धर्मनिरपेक्षता को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा सेकुलर को लेके, तो सिंपल आप इसका एक मोटा मोटी इसको कर सकते हैं डिफाइन, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल से वो लिखिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए धर्मनिरपेक्षता का मामला कैसे कैसे पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ा है और क्या क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आंसर और 1-2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख दीजिए। तो कई सारे डायमेंशन हैं लिखने को। बहुत सारा कॉल में फिर हमको अभी आता है, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि अब हो नहीं पा रहा है, तो मैं बहुत दिन पहले से इसे बता रहा हूँ कि आप ऐसे सब चीज़ों को लिखने का प्रैक्टिस जब करेंगे, आपका मैथ्स एक बेहतर दिशा में जाएगा। बाकी कोई नहीं, बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जहाँ देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए अभी मोटा मोटी जो भी एग्ज़ाम टाइम बचा है 14-15 दिन, आप आराम से कीजिए, चीज़ें बेहतर ढंग से कीजिए। जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को देखिए, टॉपिक जो है उसको देखिए, जो नहीं उसको करने का आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। बाकी आप 1-2 घंटा आप राइटिंग स्किल आराम से डेली करते रहिए, पेन नहीं रुकना, मतलब आपका हाथ अभी रुकना नहीं चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आप इस आर्थिक असमानता को दूर करने का क्या मतलब प्रयास, क्या उपाय क्या होना। देखिए उपाय पहला तो ये है कि हमको कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार संबंधी उपाय करना पड़ेगा। मनरेगा है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्किल इंडिया कार्यक्रम है या मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों को लगातार हमको ग्राउंड लेवल पर लागू करना पड़ेगा। जो टैक्स में सुधार करना पड़ेगा, सब्सिडी को होता में भी बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो योजना, इसके तहत जो पैसा दिया जाता है, इसको हमको लाभार्थी तक अच्छे ढंग से पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, MSME को बढ़ावा। अगर हम MSME अगर पूरे देश के हर एक एरिया में अगर मतलब लगा दें या बना दें या इसका मतलब स्थापना कर दें, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है जो महिलाओं का है, गरीब लोगों का है, ठीक ना। योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, ऐसे और जो PDS है, इस तरह में जो भी लीकेज है, जो भी कमियाँ हैं, उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, दूर किया जाए। और शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हमको करनी पड़ेगी, और फर्नीचर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। महिला, क्योंकि जो महिलाएं आधी आबादी है, उसके लिए विशेष प्रावधान के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के, रोजगार के लिए इन तरह के कई इनिशिएटिव करने की आवश्यकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे सरकार हालांकि बहुत चीज़ें कर भी रही है, आप जो सरकार प्रयास कर रही है, सबका साथ सबका विकास, समष्टि विकास की बात कर रही है, ये सब बात उसमें जो है आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ बात रही आगे की राह की।
तो आगे का नाम देखिए, न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे में भी लागू किया जा सकता है, शहरी रोजगार गारंटी योजना चलना चाहिए, राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए, और जो उद्यमिता को बढ़ावा मिलना चाहिए, और भी कई सारे स्किल कार्यक्रम है या अवसरजनक विकास है, इन सब पर सरकार को फोकस करना चाहिए। ठीक ना, ये आप लिख सकते हो। बाकी आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास, वही मतलब जो भी स्कीम है 5-6 आप लिख सकते हैं। ठीक ना, गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेके, ठीक ना, ये सब आप लिख देंगे तो आपका चीज़ें हो जाएगा। ठीक, तो ये आप अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इतना इजीली लिख सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे अभी चर्चा का विषय है कि 2047 तक हमको बनना है विकसित भारत। ये लक्ष्य टारगेट क्या, देखिए 15 अगस्त 2022 को ही पीएम मोदी जी ने 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान देशवासियों से किया था। ठीक ना, तो आखिर इन्होंने उस समय 5 प्रतिज्ञाएं की बात किए थे, जैसे कि भारत के विकास की आकांक्षाएं का संकल्प लीजिए, दासता की मानसिकता से बाहर निकलिए। उसके बाद कहा था कि देश की ऐतिहासिक विरासत पर गर्व कीजिए, एकता की शक्ति को बनाइए और देश के प्रगति अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। ऐसा उन्होंने 5 प्रतिज्ञा ली था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि भाई विकसित राष्ट्र का क्या मतलब है, डेवलप्ड नेशन का क्या मतलब होता है, देखिए इसका कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं। पहली बात तो ये यूएनओ हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जैसी संस्थाएं कई मानकों पर दुनिया के देशों को डेवलप स्टेट, डेवलपिंग स्टेट या पिछड़े राष्ट्रों में वर्गीकृत करती है। सामान्यतः जो डेवलप स्टेट या नेशन का देखिए क्या मतलब है, जहाँ उच्च प्रति व्यक्ति आय हो, हाई पर कैपिटा इनकम हो। ठीक ना, हाई जहाँ की GDP हो, उच्च शिक्षा हो, कौशल हो, रोजगार का स्तर हो, सामाजिक आर्थिक विषमताएं कम हो, इंफ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो, मानव विकास सूचकांक में बहुत ज़्यादा हो, या मतलब कि जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया काफ़ी लो रैंकिंग है, तो कम रैंकिंग होना चाहिए। तो जो भी सूचकांक है उसमें बेहतर स्थिति हो, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई वो राष्ट्र क्या है, विकसित राष्ट्र है। ऐसा हम इसमें कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कि चूंकि भारत अभी विकासशील देश है, क्यों हम इसको बोलते हैं भाई इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पर कैपिटा इनकम भी लो है, ग्रामीण विकास का निम्न स्तर है, निम्न स्तरीय शहरीकरण का रेट है, सोशल इंडिकेटर में हमारा खराब प्रदर्शन है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगभग 134 रैंक है मेरा मोटा मोटी, भुखमरी में 105 रैंक है, और जो ऊर्जा का जो उपभोग है लगभग 1395 किलोवाट है। अमेरिका सब में ये 13,000 किलोवाट है, तो काफ़ी कंपेयर में काफ़ी हम लोग कम है, इसलिए हम कैसा देश हैं, एक विकासशील देश हैं। बाकी जो है एक और लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि विकसित भारत के क्या क्या कंपोनेंट हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, बजट सर्वे वाले लेक्चर में, उसको वहाँ पर आप देख लीजिएगा। मैं इसमें बाकी डिफिनेशन बताने का इसमें कोशिश किया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हम आज़ाद हुए हमको लगभग 75 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है, 78 ईयर्स मोटा मोटी हो चुका है। ठीक ना, तो इन 75 वर्षों में आखिर हमारी क्या अचीवमेंट रही, क्या उपलब्धियाँ हैं। देखिए अगर आप हमारा विकास क्रम देखेंगे 1950 के बाद जो है ना, जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक देखिएगा आप, संविधान के अकॉर्डिंग काम हुआ, 5 ईयर प्लान आया। ठीक ना, 5 ईयर प्लान के जरिए हमने एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे और अलग अलग सेक्टर में हमने काम किया। फिर उसके बाद हमारे देश में लगातार चुनाव हुआ, राजनीतिक प्रोसेस भी बढ़ा, सोशल स्ट्रक्चर में कई तरह के चेंजेज हुआ, आर्थिक हरित क्रांति हमने लाया। फिर ठीक ना, फिर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया 1991 में। तो ऐसे करके आर्थिक में, सामाजिक में, राजनीतिक में मेरा देश जो लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से आज है कि हम कहीं ना कहीं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर कर सामने आए, और जल्द ही हम चौथा या आगे तीसरा भी हम बन जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि उपलब्धियों का, देखिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, या इवन यहाँ तक अगर एसे में भी आएगा, हाँ एसे में तो आपको बहुत सारा शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, वहाँ कम ही डेटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ शब्द का कमाल है। लेकिन अगर क्वेश्चन GS में अगर आ जाए तो वहाँ आपको कुछ डेटा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर उपलब्धि पूछेगा तो सबसे पहली बात कई सारे डायमेंशन, आर्थिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, सामाजिक में क्या उपलब्धि रही, राजनीतिक में क्या उपलब्धि रही, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, रक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, आप इन सारे डायमेंशन को वहाँ खोलेंगे। ठीक ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप
कुछ इंडिकेटर लीजिए, इस आर्थिक क्षेत्र में लीजिए। इंडिकेटर में क्या क्या हो सकता है? आप 1950 में हमारी क्या स्थिति थी और आज 2024 जब बीत चुका है, जब हम 25 में अगर हम लोग अभी हैं, तो इस समय की क्या स्थिति, जैसे कि अगर हम जीडीपी की हम बात करते तो उस समय लगभग $30 बिलियन था और आज ये बढ़ के लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर, ये IMF का लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है। लगभग हम $5 ट्रिलियन के लगभग पहुंचने के कगार पर। कितना गुना मेरा बढ़ गया जीडीपी। पर कैपिटा इनकम का अगर हम बात करते हैं तो आज़ादी के समय मात्र ही 12,493 कुछ था पर कैपिटा। आज देखिए लगभग करंट प्राइस पर लगभग 1.8 लाख के पास कहीं ना कहीं पहुंच गया। ये आप दिखा सकते हैं, ये करंट प्राइस पर है हमारा जो पर कैपिटा इनकम। फिर विदेशी मुद्रा भंडार भी देख लगभग अभी 650 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है और उस समय मुश्किल से 911 करोड़। देखिए जो भी डेटा मैं यहाँ बता रहा हूँ आप थोड़ा सा लगभग यूज कीजिए, अप्रोक्स इतना है, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट तो याद आपको नहीं रहा, लेकिन अप्रोक्स आप लिख कर काम चला सकते हैं। बाकी देखिए खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मात्र 51 मिलियन टन था और आज लगभग देखिए 7 गुना बढ़ के 332 मिलियन टन हो गया। रिकॉर्ड उत्पादन हमारे देश में मोटा मोटी लगभग सबका यूज कीजिएगा। बाकी सकल जो स्कूल में एडमिशन भी लगभग देखिए 97% के आसपास हो रहा है। शिशु मृत्यु दर में भी बहुत फर्क कमी आ गया, जहाँ आज़ादी के समय 146 के आसपास, अभी लगभग 30-32 के आसपास हो गया। मातृ मृत्यु दर में भी लगभग कमी हो गया है, ठीक ना। पहले कहीं 1000 था, देखिए 99 हो गया और हमारा जो लाइफ प्रत्याशा भी बढ़ा है, अभी लगभग 70 के आसपास हो गया, जहाँ पहले मात्र लोग 35 साल जीते थे। और लिटरेसी रेट भी लगभग 75 तो खैर 2011 में ही था, अभी तो बहुत बढ़ भी गया होगा, लेकिन हाँ अभी 2011 के अकॉर्डिंग आप इतना डेटा दे सकते, जबकि आज़ादी के समय मात्र 18% आपके पास था, मतलब साक्षरता दर। ये हमारा जो उपलब्धि देखिए, तो ऐसे करके इतना आप दिखाइए किस में, ये सब जो दिखाए जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये सब हो गया किस में, आपका हो गया आर्थिक क्षेत्र में। ये जो आपको शिक्षा का दिखाया, शिशु मृत्यु दर का दिखाया, ये हो गया सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ। अगर आपको राजनीतिक या पॉलिटिकल अचीवमेंट आपको दिखाना हो तो क्या क्या लिखिएगा। देखिए अभी तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुका है और शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। जो भी पार्टी हारी है उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ भाई धांधली, ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया, ठीक ना। ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। अभी तक हम जो है ना 61वें संविधान संशोधन के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया है और भी दर कानून आया है, ठीक ना। कई तरह के ऐसे राजनीतिक उपलब्धियाँ ऐसे और भी आप कहीं दिखा सकते हैं। फिर आप देखिए शैक्षणिक उपलब्धि में जैसे कि IIT, IIM, एम्स की स्थापना लगातार हमारे देश में हो रही है। फिर आप अगर हम डिफेंस या स्पेस की हम बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा संस्थान का स्थापना हुई। फिर हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम का परमाणु टेस्टिंग किया 1974 में। फिर उसके बाद हमने 1975 से लेके जो आर्यभट्ट का परीक्षण किया, उसके बाद देखिए 100 से ज़्यादा जो है ना इसरो ने अपना उपग्रह लॉन्च कर लिया है, ठीक ना। ऐसे करके आप स्पेस में, डिफेंस में जो इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट जो आपको लिखने लगे वो लिख सकते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो देखिए क्या कहते हैं 1946 में हमने पर्यावरण एक्ट लाया, फिर 1972 में वन जीव एक्ट लाया और अभी देखिए 2070 तक हम नेट जीरो की हम बात करते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम बहुत सारा उपलब्धियाँ हासिल किए हुए हैं। तो आप ऐसे अलग अलग सेक्टर में ना आप क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट दिखाइएगा। लेकिन हाँ ये तो सिक्का का एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू ये भी है चुनौतियाँ कमियाँ क्या क्या। देखिए 75 साल बाद भी जो है ना हमारा ग्रोथ रेट वही 6-7% के आसपास, कभी कभी 3% भी रहा है। अभी भी लगभग 15% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। आर्थिक असमानता काफ़ी ज़्यादा है, जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में बताया आप लोग को, वो दिखा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, संसाधन मेरे पास कम है। 70% आबादी ग्रामीण, जबकि यहाँ कई समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, सांप्रदायिकवाद है, कौशल विकास मात्र वही 4-5% लोगों के पास है। बेरोजगारी का दर भी ठीक ठाक है, मतलब कि जो भी अवसंरचना का कहीं कहीं अभाव है। नक्सलवाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है और जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्या है। तो ये कई तरह की चुनौतियां हमारे देश के सामने अभी भी है, जिसको जल्द ही जल्द हमको दूर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं इतना चीज़ आपको बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन कुछ भी अगर कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को वहाँ डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है। देखिए मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का रीढ़ या बैकबोन होता है। देखिए जब तक आपका ह्यूमन
रिसोर्स आपके पास नहीं है तो आप प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छे हाई स्किल लोग नहीं है, वर्कर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो रिसोर्स का जो प्राकृतिक रिसोर्स का बेहतर उपयोग नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में भारत का लगभग 60% से अधिक आबादी युवा है और 2025 तक $5 ट्रिलियन और 2045 तक विकसित भारत बनने के लिए मेरे पास जो है पर्याप्त इसकी संभावना है कि इस आधार पे जो है ना हम एक तो $5 ट्रिलियन का भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बाकी आगे 2045 तक हम विकसित भारत भी बन सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशन का जो जनसंख्या कोष का जो रिपोर्ट ये कहता है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी का देश बन गया है और आबादी 144 करोड़ से भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2005-06 से ही शुरू हुआ है और ये आगे 55-60 तक भी जारी रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक ना। और इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया के पास अभी लगभग जो है ना 0 से लेकर 14 साल के आबादी जो है ना लगभग टोटल आबादी का 24% है। ठीक ना। फिर 60 साल से अधिक जो है ना आबादी लगभग 7% है और सबसे बड़ा बात ये वर्किंग पीपल 15 से लेकर 64 साल की आबादी लगभग 68% है हमारे कुल की आबादी का। ये बड़ा डेटा है। आप इसी को हम बोलते हैं जनसांख्यिकीय लभ्यांश, मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाला आबादी निर्भर आबादी से ज़्यादा है। देखिए ये सब तो निर्भर आबादी, जो बच्चे तो आपका तो पढ़ेंगे लिखेंगे, बाकी जो 60 या 65 से अधिक उम्र के लोग हैं वो भी आपका कोई विशेष काम धाम नहीं, रिटायर कर जाते हैं। ये सब निर्भर है, डिपेंड वाले ये पॉपुलेशन है। ये हमारा वर्किंग है, तो वर्किंग देखिए 68% है। बाकी ये देखिए मात्र यहाँ कितना 31% है। ये कमाने वाले लोग हैं, यही देश को हमारे क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। सभी हाँ एक चीज़ और देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक सबसे बड़ा चुनौती ये है कि सभी राज्यों में इस लाभांश का एक रूप नहीं है। जैसे साउथ के कई सारे राज्यों के लोगों का एज ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपका यहाँ जो है नॉर्थ में बिहार हो गया, यहाँ भी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही रूल्स रेगुलेशन हम लागू करें, ऐसा नहीं है। जिस स्टेट में अभी यंग आबादी ज़्यादा है, वहाँ जहाँ एज ज़्यादा हो गया वहाँ अलग पॉलिसी अपनाएंगे। एक तरह का करेंगे तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये कैसे हमारे लिए एक अवसर है। कैसे देखिए, आर्थिक क्षेत्र में क्या अवसर हो सकता है। हम अगर इन जो भी जनसंख्या लाभांश हमारे पास है, अगर अच्छा स्किल दे दें, अच्छा हेल्थ सुविधा, एजुकेशन दे दें, तो लेबर सप्लाई हम पूरे दुनिया में कर सकते हैं। ठीक ना। और वहाँ से रेमिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है हमारा इससे। ठीक ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एग्रीकल्चर का विकास हो सकता है, स्टार्टअप की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि यंग लोग इस पर फोकस करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए अच्छे नेता आएंगे, यंग लोग आएंगे, अच्छे डिप्लोमेट ये लोग बनेंगे, राजनीतिक विश्लेषक बन सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में देखिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में जातिवाद खत्म हो जाए क्योंकि यंग लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति होगा, वैज्ञानिक सोच की भावना हमारे देश में बढ़ेगी। इसरो में लोग आएंगे, DRDO में लोग आएंगे, रिसर्च करेंगे, देश को बहुत दूर तक आगे ले जाएंगे। और देखिए खेल कूद में आज आप देखिए जो भी ओलंपिक हुआ या एशियाई गेम्स हो रहा उसमें हमारे देश के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नेशनल गेम्स हो, वहाँ अच्छे लोग कर रहे हैं। मतलब कि ये है जो ये यंग आबादी है ये खेल कूद स्पोर्ट में भी भाग लेते हैं और इससे भी हमारा देश का नाम रोशन होता है। ठीक ना। और वही बात देखिए, हम दुनिया भर में ना मानव श्रम को स्किल करके भेज सकते हैं ताकि वहाँ से अच्छा खासा जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बढ़ेगा। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए जनसांख्यिकीय लाभांश का उठाने के सामने क्या क्या मेन आपके पास चैलेंजेज या चुनौतियाँ हैं। देखिए पहला चुनौती आपका यहाँ पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट ओनली अराउंड 4 से 5% ही है। एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान, वहाँ लगभग 80% से अधिक लोग स्किल होते हैं। इसको बढ़ाना पड़ेगा। रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा को देना पड़ेगा, इसका भी अभाव है हमारे सामने। बेरोजगारी दर लगभग वही 7-8%, 5 से 8% आप मोटामोटी रहता है, लगभग लिख सकते हैं। ठीक ना। हालांकि अभी सरकार कहती है कि मात्र 3 से लेकर 4% ही बेरोजगारी दर है। ठीक ना। जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब कि GDP जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।
लेस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब में काफ़ी कम हमारा इन्वेस्टमेंट या निवेश है। इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी 90% लोग कार्यरत हैं और महिलाओं की काम में भागीदारी बहुत ही आपका कम है, 25-30% के आसपास है। आप ऐसा करके लगभग में डेटा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे परछन बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी हो सकती है, बढ़ेगी जालसाजी बढ़ेगी, आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हो सकती है, वोट बैंक की राजनीति होगी, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, सोशल मीडिया का गलत उपयोग हो सकता है, क्योंकि लोग बैठ के खाली दिमागी ही सब करेंगे। अब यहाँ पे आखिर जनसंख्या लाभांश पर हमको ध्यान क्यों केंद्रित करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हमको $5 ट्रिलियन तो अभी शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, बाकी 2047 तक विकसित भी बनना है, फिर महाशक्ति भी बनना है, देश की गरीबी बेरोजगारी को भी हमको ख़त्म करना है, नीति निर्माण करना है और विश्व की मानव पूंजी हमको बनना है। इसलिए हमको जनसंख्या लाभांश पर केंद्रित करना चाहिए। आगे का क्या हो स्ट्रेटजी या रणनीति? पहली बात ये है, जो भी 0 से लेकर 18 साल के बच्चे हैं उसमें पोषण, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा निवेश, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जबकि मात्र जीडीपी का भी 1 से 2% हो रहा है। हाई क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा, जो जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना पड़ेगा, समष्टि विकास करना पड़ेगा, राज्यों में जो आर्थिक असमानता को कम करना पड़ेगा और राज्य विशिष्ट रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जहां जिस तरह की आबादी है वैसी आपको चाहिए रणनीति। कौशल विकास कीजिए, सुशासन को बढ़ावा दीजिए। हालांकि इस हम सरकार के भी प्रयास हैं, जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप स्टैंडअप है, अटल नवाचार है, न्यू जो है ना एजुकेशन पॉलिसी है 2022, ये सब सरकार के मोटा मोटी प्रयास हैं। तो अगर इसमें आपको बिहार से अगर जोड़ के पूछेगा, आप देखिए 7 निश्चय योजना में युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य काम कर रहे। तो जो भी जनता का लाभांश है, सरकार उस दृष्टिकोण से बिहार सरकार जो काम कर रही है ताकि उसका हम फायदा उठा सकें। ITI हो रहा है, खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इसी दिशा में बिहार सरकार का किया गया क्या है प्रयास है। अब हम लोग चलते हैं गिग वर्कर्स की ओर। देखिए, गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अकॉर्डिंग गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जो कार्य करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है तथा पारंपरिक नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है। मतलब देखिए, 2 तरह का ये गिग वर्कर, जो भी अभी ऑनलाइन कंपनी है उसमें जो लोग काम कर उसको हम गिग वर्कर सिंपल भाषा में बोलते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, जैसे जोमेटो है, ओला है, स्विगी है, ये सब एक भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें लोग काम करते हैं। एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर, जैसे कि जो पार्ट टाइम करते हैं, ठीक ना। तो गिग वर्कर सिंपल समझते हैं, जो भी ऑनलाइन कंपनी में एप्लीकेशन में काम करते हैं उसको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। ये काफ़ी चर्चा का विषय है। नीति आयोग ने रिपोर्ट आज से 2-3 साल पहले दिया, तो उसमें कहा था कि 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ वर्कर हो जाएंगे, गिग वर्कर हो जाएंगे, और 2021 में लगभग ये 77 लाख था, जिसमें कि लो स्किल वाले लोग हैं, कुछ हाई स्किल वाले भी लोग हैं, कुछ मीडियम स्किल वाले लोग हैं। देखिए, गिग वर्कर्स, आप जब कभी अमेजन या फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, वो आपके घर जो डिलीवरी करने लड़का आता है वो कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स का आपका क्या है एग्जाम्पल है। आप जाते हैं ओला से, उसमें जो लोग काम, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आगे उम्मीद है कि ये वर्कर की संख्या और आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि स्टार्टअप की संख्या देश में जैसे बढ़ेगा, नए एप्लीकेशन ऐप्स आएंगे, तो इन लोगों का डिमांड जो है ना काफ़ी बढ़े। लेकिन हाँ, इनके पास समस्या ये है कि इनको नौकरी आय की कोई बहुत अधिक सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का इनका जोखिम होता है, तो ये सब इनके साथ जो है ना समस्या का सामना इनको भी करना पड़ रहा है। अब लास्ट टॉपिक आज का हम देखते हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या नदी जोड़ो परियोजना। देखिए, दुनिया की आबादी का लगभग 18% और पशुओं का लगभग 18% भारत में है, जबकि पानी पूरे दुनिया का मात्र 4% है। इसका मतलब यहाँ वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है। एक रिपोर्ट कहती है प्रति व्यक्ति जो जल अवेलेबल इंडिया में है, 1950 में लगभग 5000 मीटर क्यूब था, 2021 में ये घटकर 1545 मीटर क्यूब हो गया, और 50 तक अनुमान है ये, मतलब मात्र 1140 मीटर क्यूब रहेगा। मतलब काफ़ी पानी की मात्रा पर कैपिटा इनकम क्या हो रहा है, कम रहा है, ठीक ना। इस स्थिति में नदी जोड़ो परियोजना देश में जल संरक्षण, जल प्रबंधन में आवश्यक हो सकता है।
ईस्वी 1982 में ही नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी गठित हुआ था। 6 प्रायद्वीपीय नदियों को, ठीक ना, और 14 हिमालयी नदियों को हम जो है जोड़ेंगे, ताकि जहाँ सूखा है वहाँ पानी पहुँचाया जा सके, या जहाँ ज़्यादा पानी जहाँ बाढ़ आता है वहाँ बाढ़ से रोका जा सके। 2021 में मोदी जी ने यूपी और मध्य प्रदेश की कैन बेतवा जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की थी, और अभी दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला भी मोदी ने रख दिया है, और ये काफ़ी चर्चा में था। बिहार में भी कोसी मेची है, कोसी घाघरा है, सोन डैम, गंगा, ऐसे कुछ परियोजना है जिसके तहत एक काम किया जाएगा और नदियों को जोड़ने का काम भी होगा, ठीक ना। 30 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी जो है ना 30 नहर, 3 वाटर जलाशय निर्माण होगा। मतलब कि कहने मतलब ये है कि जब नदियों को जोड़ा जाएगा ना, तो कई किलोमीटर की जो है ऐसे नहर आपका बनाया जाएगा। लगभग 8 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा में भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। कहा जाता है इसमें लगभग 8 लाख करोड़ से ज़्यादा ही खर्च आएगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट हमको जो है ना यहाँ पे इसमें खर्चा करना पड़ेगा। नदी जोड़ों परियोजना से क्या क्या देखिए लाभ हो सकता है। सिंचाई क्षेत्रफल में आपका वृद्धि होगा, ठीक ना। सूखा, बाढ़ की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर के इसमें जब भी हम कभी नदी जोड़ों परियोजना में काम करेंगे तो नहर बना सकते हैं, मत्स्य पालन हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, इसका भी फायदा हमको मिलेगा। छोटी नदियाँ तथा जल निकाय से मिलेगा नया जीवन। जो भी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पानी आएगा, वहाँ मछली का पालन होगा, और भी कई आर्थिक पर्यावरणीय गतिविधियाँ हो सकती है, और हरित आवरण भी बढ़ सकता है। लेकिन कई तरह की चुनौतियाँ क्या है, पर्यावरणीय और जैव विविधता की हानि हो सकती है, ठीक ना। तो कई सारे पेड़ काटा जा सकता है इसके लिए। फिर राज्यों में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि एक नदी कई राज्यों से गुजरती है। फंड की कमी हो सकती है। भूकंप या जब आएगा तो डैम टूटने का घटना रहेगा। प्रकृति के विपरीत है, ठीक ना। और इसमें कई जगह जन आंदोलन भी हो सकता है। ये कुछ चुनौतियाँ इसके सामने हैं। देखिए समाधान क्या हो सकता है। पेरियार नदी परियोजना सफल रही है साउथ का, ठीक ना। सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाए, पर्यावरणीय हानि को कम किया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। और जिनका भी नदी जोड़ों परियोजना से उनको अपना घर से तो घर का जो है ना, या उनको पुनर्वास मिलना चाहिए, जिनका घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे करके हम इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में कोशिश किया जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 बीपीएससी मेंस के लिए वो कर दिया। बाकी अभी और भी कई सारे लेक्चर बचा हुआ है, कुछ पॉलिटी का है, कुछ इकोनॉमिक्स का है, या साइंस टेक का। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द ही वो सब लेक्चर कर दूँ। बाकी कई सारा लोग मैसेज किए हैं ऑप्शनल के। देखिए ऑप्शनल का लेक्चर लेना बहुत मुझे हिस्ट्री है, उसमें 4 टॉपिक है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, या ज्योग्राफी में। तो इतना मेरे पास समय नहीं है, वो तो सिर्फ कैसे समय निकाल के 1-2 घंटा में इस तक लेकर आपको मेंस के लिए ले रहा हूँ। लेकिन हाँ कोशिश ये करें जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल तक कम से कम लुसेंट को एक बार पढ़ लीजिए। लुसेंट में जो डेटा फैक्ट है, ज्योग्राफी में लुसेंट को पढ़ के जा सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और फिर भी उसमें आपको क्वालिफाइंग होना, 30 नंबर तो आराम से आ जाएगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं। हाँ फिर भी अभी आधा घंटा उसको पर डे कुछ ना कुछ टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, बहुत अधिक उसके लिए परेशान नहीं होना। हिंदी क्वालिफाइंग के लिए परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं, आपको मेनली जीएस फर्स्ट, सेकेंड और निबंध पर फोकस कीजिए। यही आपका नैया पार लगे, और यही आपका जो है ना मार्किंग, मतलब यही आपका मार्क्स एड होता है, और इसी पर आपका रिजल्ट भी क्या होता है, बनता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है ना जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं मेंस के लिए उसको लगातार पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।